नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉनिक कफ के बारे में। आपके आसपास किसी न किसी को खांसी जरूर रहती होगी। कई लोगों को ये खांसी लंबे समय के लिए चलती रहती है। अगर खांसी 4 हफ्ते से ज्यादा चल रही है तो उसको क्रॉनिक यानी लंबे समय की खांसी बोलते हैं, क्रॉनिक कफ बोलते हैं। खांसी कई बार हमारे गले को, लोअर एयरवे को, फेफड़ों को, सांस के रास्ते को बचाने के लिए आती है। ये अपने आप में एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, मगर कई बार ये किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है, तो हमें लंबी चलने वाली खांसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि खांसी लंबे समय तक क्यों आ सकती है। पहला कारण तो है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, कि नाक से बलगम गले में गिरती रहती है। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, जिन लोगों में एलर्जिक लोगों में बलगम खराब बनती है, गाढ़ी बनती है, वो डस्ट को ट्रैप करती है, वो फिर नाक से गले में कॉन्टिन्यूसली पीछे गिरता रहता है, एक इरिटेंट का काम करता है और वो फिर बॉडी एक्सपेल करती रहती है, बार बार खांस के निकालती रहती है। दूसरा कारण आता है एसिडिटी। सेम जैसे नाक से बलगम आके इरिटेंट का काम कर रही थी, पेट से एक्सेस एसिड कई बार लोगों को वापस आता रहता है, वो एसिड गले में आके टच करता रहता है, वो इरिटेट करता रहता है और उससे खांसी आती है। उसमें साथ में गले में ड्राइनेस भी लग सकती है, यहाँ पे कुछ लोगों को जलन भी लग सकती है, पेट में भारीपन भी लग सकता है, गैस भी लग सकती है, साथ में ये सब लक्षण भी आ सकते हैं। तीसरा बहुत आम कारण है अस्थमा यानी कि दमा। जैसे हमने एलर्जी की बात की, वैसे ही चेस्ट में जब एलर्जी पहुंच जाती है उसको अस्थमा बोलते हैं। उसके लिए कोई भी धूल मिट्टी या बाहर की चीज गई तो वो अस्थमा वापस बढ़ सकता है, तकलीफ दे सकता है, एकदम से खांसी ज्यादा आ सकती है। तो अस्थमा अगर हमें ज्यादा है तो हमें अस्थमा के अलग से पंप्स आते हैं जो एकदम से हमारी सांस को नॉर्मल कर सकते हैं। तो एक तो पंप साथ में रखने, दूसरा धूल मिट्टी बाहर की चीजों से स्ट्रिक्टली परहेज करना है। चौथा कारण आता है क्रॉनिक इन्फेक्शन, लंबे समय चलने वाले इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी अपने देश में बहुत कॉमन है और उसका सबसे कॉमन टाइप ऑफ टीबी इज पल्मोनरी टीबी यानी कि छाती की टीबी सबसे ज्यादा आम है और ये एक इंसान से दूसरे में फैलती है। तो अगर घर में या आसपास किसी को टीबी है तो पहले तो उनको भी मास्क पहनवाएं और आसपास वाले लोग भी मास्क पहने और अपना बचाव रखें। टीबी का ट्रीटमेंट मुमकिन है, तो अगर टीबी का शक है तो जल्द से जल्द जाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। दूसरा आता है कि हमारी लंग्स खराब है, लंग की इन्फेक्शन है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस या फिर और कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। फिर कुछ दवाइयां आती हैं जिनके साइड इफेक्ट में हमें खांसी आती है। बहुत हैरानी की बात है, बट हाँ, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट में भी खांसी आ सकती है, जैसे कि एस इनहिबिटर्स। ये आमतौर पे बीपी के लिए दी जाती है। कई बार कोई और रीजन नहीं आता, जस्ट एक आदत बन जाती है थ्रोट क्लियरिंग की ये गला साफ करने की आदत बन जाती है, लत सी लग जाती है, उससे भी खांसी आ सकती है। दूसरा स्मोकिंग एक बहुत मेजर कारण है। डायरेक्टली अगर आप स्मोक कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, बीड़ी, हुक्का, तंबाकू, किसी भी फॉर्म में अगर स्मोक कर रहे हैं तो वो कफ का एक स्मोकर्स कफ नाम से एक बीमारी होती है, उसका कारण बनता है। जरूरी नहीं है कि आप ही स्मोक करें, अगर आप पैसिवली स्मोक कर रहे हैं, स्मोकिंग आपके आसपास लोग कर रहे हैं, उससे भी खांसी होती है। सिमिलरली पोल्यूशन ज्यादा होने से, स्पेसिफिकली अपने एरिया में नॉर्थ इंडियन बेल्ट में जो AQI बहुत ज्यादा है, वो भी एक लगातार इरिटेशन का कारण बनता है और उससे भी खांसी लगातार आ सकती है। अब समझते हैं कि हमें खांसी के लिए चिंतित कब होना है। पहली चीज तो ये है, अगर खांसी 4 हफ्ते से ऊपर चल चुकी है, 4 हफ्ते से ज्यादा हो चुकी है, तो हमें जाके चेकअप जरूर कराना है। दूसरा आता है कि अगर खांसी में कभी खून आया है। तीसरा है अगर खांसी इतनी ज्यादा है कि सांस में तकलीफ आनी शुरू हो चुकी है, कि सांस उखड़ना शुरू हो गई। फिर अगर खांसी इतनी ज्यादा है, कफ इतनी ज्यादा है कि रात को नींद में या सोने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं घर की रेमेडीज की, गर्म पानी पीना, गरारे करना, स्टीम लेना, हल्दी वाला दूध पीना, हम मास्क लगाना, ये सब करने के बाद भी अगर खांसी ठीक नहीं हो रही तो फिर आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए और अपने नजदीकी ENT सर्जन या चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अब आते हैं कि खांसी वाला पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं। पहले तो उनसे पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल में समझते हैं कि किस टाइम पे आ रही है, किस तरह की आ रही है, ड्राई कफ है कि बलगम वाली कफ है, कि रात के टाइम सोते हुए ज्यादा आ रही है, कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ज्यादा आ रही है, धूल मिट्टी के टाइम पे ज्यादा आ रही है, कि बाहर निकलते हुए ज्यादा आ रही है। उसके बाद गला और नाक दूरबीन से चेक किया जाता है कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जो पुरानी अभी पहले बीमारियां बताई उनमें से तो कुछ नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट करा के भी देखे जा सकते हैं, एलर्जी का, डायबिटीज का, इन सब चीजों में ज्यादा आती है। फिर आते हैं कि लंग के ऊपर पहले
सबसे बेसिक चीज तो है छाती का एक्सरे, वो करा के देखा जाता है। वो अगर उसमें कोई दिक्कत निकलती है तो आगे चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। पहले तो वो चीजें जो घर पे की जा सकती हैं, जो परहेज किए जा सकते हैं। पहली चीज तो धूल मिट्टी इन सब चीजों से बचाव रखना है जितना हो सके। मास्क लगाइए, अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है बाहर मत निकलिए। घर पे एयर प्यूरिफायर्स आते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। ठंडी और खट्टी चीजों से परहेज रखिए। पानी भी हल्का गर्म करके पीजिए। पानी में जैसे ग्रीन टी या शहद डाल के जो गले को सूद करे वो चीजें लीजिए। पानी ज्यादा पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, गला सूखना नहीं चाहिए। अगर स्मोक करते हैं तो वो स्ट्रिक्टली बंद कीजिए। अगर आपके आसपास कोई स्मोक कर रहा है तो उसके आसपास बैठना अवॉइड कीजिए। फिर अगर कोई अंडरलाइंग कॉज है तो फिर हम उसको ठीक करते हैं। अगर पोस्ट नेजल ड्रिप है तो हम नाक के लिए स्प्रेज देते हैं, सलाइन स्प्रेज देते हैं, जिससे कि बलगम कम हो, थोड़ी पतली बने। स्टीम लेने को बताया जाता है जिससे बलगम पतली बने। अगर एसिडिटी है तो एसिडिटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट चले। अगर कोई इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है या फिर कोई अस्थमैटिक प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म जो जरूरत है वो चले। ये नहीं हो कि बार बार खांसी आ रही है, उससे गला और खराब होता जा रहा है इम्प्रूवमेंट की जगह। ये थी हमारी डिस्कशन क्रॉनिक कफ के ऊपर। होपफुली ये आपके किसी काम आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आसपास किसी को ये दिक्कत है तो उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।